जवान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना। जवान भाइयों, आपको और आपके परिवार को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जवान भाइयों, आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट खबर है, तो मैं चाहता हूं कि वीडियो आगे चले। उससे पहले आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे ही ये वीडियो आप लोगों के पास में पहुंचे तो आप एक दूसरे को इसको शेयर करें, जिससे हमारे जो भारतवर्ष में जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके पास में ये वीडियो पहुंचे और एक जागरूकता का माहौल हो। वो अपने हकों के बारे में जाने, अपनी मांगों के बारे में जाने, और जो सरकार ने दोयम दर्जे का व्यवहार किया है सैनिकों के साथ में उसके बारे में जाने। जवान भाइयों, लेटेस्ट खबर यह है कि हमारा एक छोटा सा प्रतिमंडल भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी से 20 दिन पहले मिला और हमने बड़े जोरदार ढंग से जवानों की मांगों को उनके सामने रखा और जोरदार ढंग से ही अपनी जो जवानों की मांग थी उस पर विरोध दर्ज करवाया। और बहुत ऐसे नहीं है कि चुपचाप बैठ के और चाय पी के आगे, नहीं, जोरदार ढंग से। तो जवान भाइयों, मैं आप लोगों को जो बिंदु थे जवानों से संबंधित जो मांगे थी उनके बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें हमारी जो पहली जो 3 मांगे थी जिनके ऊपर हमने पूरा समय जितना भी हमारे को मीटिंग में समय मिला, पर 3 बिंदुओं पे हमने खासकर उनके साथ में चर्चा की और उनको बाकायदा सबूतों के आधार पर उनको पूरी बात से अवगत करवाया कि जवानों के साथ में ये दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। तो जवान भाइयों, ये मांग पत्र था जो माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी को दिया है जवानों से संबंधित मांगों का। तो मैं हूबहू ऐसे के ऐसे जो 3 बिंदु खास थे, एक मिलिट्री सर्विस पे, सेवन पे कमीशन और डिसेबिलिटी पेंशन, जिन पे माननीय रक्षा मंत्री के साथ में तकरीबन हुई होगी कोई 50 मिनट के करीब हमारी बातें उनके साथ में हुई हैं। तो उसमें से 35 मिनट सिर्फ 3 बिंदुओं पे, उसके अलावा 2-3 बिंदु और हैं, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो भाइयों, पहले हमने जो बातें रखी मिलिट्री सर्विस पे, वो हमने माननीय रक्षा मंत्री के सामने रखी कि श्रीमान जी, हम पहले मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताना चाहेंगे कि सबसे पहले 2006 में 6ठे वेतन आयोग ने मिलिट्री सर्विस पे की सिफारिश की थी, जिसको उस समय केंद्र सरकार ने मान कर लागू कर दिया। श्रीमान जी, मिलिट्री सर्विस पे यूरोप देशों में दी जाती थी, जिसको देखकर भारतीय सेना के ऑफिसर्स ने मिलिट्री सर्विस पे की मांग की। और श्रीमान जी, आज तक जितने भी पे कमीशन बनाए गए हैं सब में सेना के ऑफिसर को नियुक्त किया गया था, और जब 6ठे पे कमीशन ने मिलिट्री सर्विस पे को लागू करने की सिफारिश की थी तो वह हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि 6ठे पे कमीशन ने सिफारिश की थी कि मिलिट्री सर्विस पे जवानों को 1000 रुपये और ऑफिसर को 6000 रुपये महीना दी जाए। लेकिन एक क्लास 1 ऑफिसर जो सिविल बाबू हैं, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि जिन यूरोपियन देशों की तर्ज पर हम मिलिट्री सर्विस पे लागू कर रहे हैं वहां तो मिलिट्री सर्विस पे जवान और ऑफिसर को एक बराबर दी जाती है, और हम यहाँ पर इतना बड़ा अंतर जवान और ऑफिसर की मिलिट्री सर्विस पे में डाल रहे हैं जो उचित नहीं है। इससे सेना का मनोबल टूटेगा। उसके बाद केंद्र सरकार ने जवानों के लिए मिलिट्री सर्विस पे जवानों के लिए 2000 रुपये और ऑफिसर के लिए 6000 रुपये लागू की। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि पे कमीशन में बैठे सेना के ऑफिसर को दूसरे देशों में मिलने वाली फैसिलिटी तो चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर के लिए उन्हें दूसरे देशों में जवानों को मिलने वाली सुविधाएं दिखाई नहीं देती। पे कमीशन में बैठे ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर के बारे में ही सोचते हैं और जवानों के साथ भेदभाव करते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है। श्रीमान जी, हमारी मांग है कि जिन यूरोपियन देशों की तरफ देखकर सेना को मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी दी गई, उन यूरोपियन देशों की तर्ज पर ही भारत में भी जवान और ऑफिसर को एक बराबर मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। श्रीमान जी, अगर सरकार जवानों को मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर के बराबर 15,500 रुपये नहीं दे सकती तो ऑफिसर की मिलिट्री सर्विस पे भी 500 रुपये दी जाए। जो पहली मांग हमने बड़े जोरदार ढंग से उठाई माननीय रक्षा मंत्री के सामने। दूसरी बात भाई, मिलिट्री सर्विस पे है रिस्क बढ़ता, जान जोखिम में डालने का। ये कोई बेसिक वेतन से नहीं है, ये अपनी जान को हम देश के ऊपर न्यौछावर करते हैं, ये वो रिस्क बढ़ता है। ये मिलिट्री जीवन की कठिनाइयां, जंगलों में रहना, पहाड़ों में रहना, बर्फ में रहना, रेगिस्तान में रहना, ये इस तरह का एक रिस्क बढ़ता है। दूसरी बात भाई, सेवन पे कमीशन की,
श्रीमान जी, सेवन पे कमीशन को लागू करते समय केंद्र सरकार और सेना के अफसरों द्वारा जवानों के साथ पे और पेंशन में ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि जवान किसी दूसरे देश के हो। पूरी दुनिया में हमारे देश ने जवानों के साथ अन्याय, अत्याचार, भेदभाव करने का एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसे कोई भी देश आने वाले समय में भी तोड़ नहीं सकता। केंद्र सरकार द्वारा सेवन पे कमीशन को लागू करते समय दिसंबर 2015 को मिलने वाली पेंशन को ऑफिसर के लिए 2.67, 2.772, 2.78 तथा 2.81 के साथ मल्टीप्लाई करने का फार्मूला अपनाया गया, लेकिन जवानों के लिए सभी नियमों को नजरअंदाज करके 2.57 का फार्मूला लागू किया गया। श्रीमान जी, ऐसा फार्मूला दुनिया के किसी देश ने आज तक नहीं अपनाया जिसमें जवानों के लिए अलग और अफसर के लिए अलग फार्मूला अपनाया गया हो। सेना के जवानों के साथ ऐसा अन्याय देखकर लगता है कि केंद्र सरकार जवानों को अपने देश के सैनिक मानता ही नहीं है। क्या देश भावना, देशभक्ति का जज्बा मन में लेकर 17-18 साल की उम्र में भर्ती हुआ जवान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो केंद्र सरकार जवानों के साथ ऐसा भेदभाव कर रही है? हमारी मांग है कि सेवन पे कमीशन के लिए जवानों के लिए भी 2.81 का फार्मूला लागू किया जाए। अगर सरकार 2.81 का लागू नहीं कर सकती तो सभी को, चाहे वो जवान है चाहे ऑफिसर है, सभी को 2.57 का फार्मूला लागू किया जाए, क्योंकि इससे सेना का जवानों का सेना का मनोबल कहीं ना कहीं टूट रहा है और हमने सेना का मनोबल अब रखना है। तीसरा पॉइंट था भाई इसमें डिसेबिलिटी पेंशन। श्रीमान जी, रक्षा मंत्री जी, हम मांग पत्रों के माध्यम से पिछले 8 सालों से डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर और जवान की एक बराबर करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए हमने हजारों आंदोलन किए हैं, भूख हड़ताल की है, ट्रेन रोकी है, इच्छा मृत्यु की मांग की गई है, सद्भावना बस रोकी है, बहुत सारे आंदोलन करे हैं हमने। हम इस मुद्दे को मीडिया या सोशल मीडिया पर नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि इस मुद्दे में भेदभाव को लेकर सर्विस कर रहे जवानों का मनोबल टूट सकता है। लेकिन केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण आज हमें खुलेआम सभी प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा उठाना पड़ रहा है और केंद्र सरकार यह बात अच्छी तरह समझ सकती है कि अब डिसेबिलिटी पेंशन की सच्चाई जानने के बाद सर्विस कर रहे जवान क्या सोचते होंगे। श्रीमान जी, अब जवानों का जोश और हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर और जवानों की एक बराबर करके यह काम कर सकती है। श्रीमान जी, अगर देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी जवानों की है तो जवानों की पे, पेंशन तथा दूसरी सुविधाओं की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है। सेवन पे कमीशन में ऑफिसर की जो पेंशन है, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, वो 2,72,000 के करीब है, मतलब 1.5 लाख से शुरू होके 2,72,000 तक, और जवानों की जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 9,000 से लेके 18,000 रुपये तक है। श्रीमान जी, बहुत बड़ा अंतर बना दिया गया जिससे सेना के जवानों का मनोबल टूट रहा है। श्रीमान जी, इसका मतलब निकलता कि अगर एक ऑफिसर दफ्तर के बाथरूम में गिरकर डिसेबल हो जाता है तो उसको कम से कम 80,000 रुपये से ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है, और वहीं पर एक जवान जो बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए 30 गोलियां खाने के बाद डिसेबल हुआ है को मात्र 18,000 रुपये महीना डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। सही में मेरा देश महान है। श्रीमान जी, हमारे देश ने यूएनओ में ह्यूमन राइट एक्ट बनाकर जमा करवाया कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ बेइंसाफी नहीं की जाती और देश में सभी देशवासियों के लिए बराबर का हक। हमारे देश में यूएनओ में डिसेबिलिटी एक्ट 1995 1995 भी जमा करवाया है कि इंडिया में सभी डिसेबिलिटी व्यक्तियों को बराबर सुविधाएं दी जाती हैं और डिसेबिलिटी व्यक्तियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। श्रीमान जी, शरीर की कीमत सभी के लिए एक जैसी होती है, ये वह जवान हो या ऑफिसर हो। ऐसा तो नहीं है कि ऑफिसर का शरीर हीरे जवाहरात का बना है और जवान का शरीर मिट्टी या लोहे का बना है। हम सर्विस पेंशन की बात नहीं कर रहे। सर्विस पेंशन में जवान और ऑफिसर में निश्चित अनुपात में अंतर को मानते हैं और स्वीकार भी करते हैं, लेकिन यहाँ बात डिसेबिलिटी पेंशन की हो रही है जो सभी को एक बराबर मिलनी चाहिए। वैसे भी जिस तरह इस समय भारत सरकार डिसेबिलिटी पेंशन दे रही है, यह जवानों के ह्यूमन राइट का घोर हनन है। श्रीमान जी, हमारे कानून के अनुसार अगर डिसेबिलिटी व्यक्ति को पेंशन या गुजारा भत्ता दिया जाता है तो वह सभी डिसेबिलिटी व्यक्तियों को एक बराबर परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है। ऐसा हर एक स्टेट में भी लागू है। हर एक स्टेट अपंगता भत्ता
बिना किसी भेदभाव के डिसेबिलिटी के परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है कि कोई ऑफिसर है, कोई जवान है, कोई कर्मचारी है या कोई कलेक्टर है, इस तरह से नहीं दिया जाता। श्रीमान जी, भारतीय सेना के जवान भी भारतीय कानून के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी यह अधिकार प्राप्त है। श्रीमान जी, डिसेबिलिटी पेंशन शारीरिक अपंगता के आधार पर दी जाती है और उसमें रैंक और सर्विस की लंबाई का कोई आधार नहीं बनता। लेकिन भारतीय सेना ने डिसेबिलिटी पेंशन आए सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन उनकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज के आधार पर नहीं बल्कि रैंक और सर्विस की लंबाई के आधार पर दी जाती है। श्रीमान जी, क्या केंद्र सरकार को लगता है कि सेना के ऑफिसर श्रीमान जी, क्या केंद्र सरकार को लगता है कि सेना के ऑफिसर कंधे पर टैंक रखकर लड़ते हैं और जवान निठल्ले ही बैठे रहते हैं? जो जवान और ऑफिसर की डिसेबिलिटी पेंशन में इतना बड़ा गैप डाला है। श्रीमान जी, हम नीचे 7 पे कमीशन के और 7 पे कमीशन से पहले जितने भी कमीशन आए हैं उनकी सबकी आप ये रिपोर्ट पूरी देख सकते हो कि पहले दो ऑफिसर और जवान की डिसेबिलिटी में जो फर्क था वो सिर्फ 250 रुपये का था और आज वो लाखों में चला गया। जो रक्षा बजट भी फिजूल में खर्च हो रहा है, क्योंकि सभी को एक समान से मिलना चाहिए, क्योंकि अंग सभी ने देश सेवा करते हुए, चाहे वो जवान है चाहे ऑफिसर है, उन्होंने उनके शरीर के अंग भंग हुए हैं और उन्हें देश सेवा करते हुए किए हैं। और इसके अलावा भाई जो और बातें रखी जो 15 मिनट में, तो हमने वो रखी एक डीए की कि श्रीमान जी, डीए पिछले साल कोरोना वायरस महामारी में ये बंद कर दिया गया था और 1.5 साल के लिए बंद किया गया था, पिछले साल नहीं इसी साल। और आप डीए को देखोगे तो पहले ही जो रक्षा बजट है वो वेतन और भत्तों पे 80% के करीब खर्च हो रहा है। और आप डीए को देखोगे तो ये है महंगाई भत्ता। अब आप एक पेंशनर सिपाही को जो डीए मिलता है, अगर उसको 2% मिला तो उसका ज्यादा से ज्यादा 360 रुपये डीए मिलेगा उसको, उसका बढ़ेगा पर मंथ। अगर वहीं पर किसी 1 लाख के पेंशनर अधिकारी को डीए मिलता है तो उसके 2000 रुपये बढ़ते हैं। तो ऑटोमेटिक जो पिछले सालों में जो रक्षा बजट गया है तो वो आप देख सकते हो कि वो कहाँ पे गया है, क्योंकि उनके प्रति साल जो सबसे छोटा रैंक भी है ऑफिसर में, वो भी कम से कम 1 लाख पेंशन लेता है। तो वहां पर वो साल में उसकी 2% में भी 4000 पेंशन बढ़ोतरी होती है। अगर वहीं पर 4% डीए बढ़ा दिया तो सीधी ही बात है वो 8000 में गया। और जवान कहाँ गया? वही 700 में 600 में। जबकि जो हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं या राशन की दुकान पे जाते हैं तो वो पेट्रोल पंप वाला और राशन दुकान वाला किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। जो सरकारी रेट है उसी के हिसाब से देता, चाहे कोई गरीब चले जाओ, चाहे कोई अध्यापक चला जाओ, चाहे कोई पटवारी चला जाओ, चाहे कोई तहसीलदार चला जाओ, चाहे कोई कलेक्टर चला जाओ, चाहे कोई माननीय प्रधानमंत्री चले जाओ, तो उनको सबको एक रेट से मिलता है। तो आप इसको देखो और सबके लिए एक डीए की लेके आओ कि सबका इतना ही बढ़ेगा, क्योंकि जब राशन और पेट्रोल सबको एक भाव में मिल रहा है, चाहे वो कलकत्ता में रहने वाला हो, चाहे चेन्नई में रहने वाला हो, चाहे दिल्ली में। दूसरी बात भाई हमने रखी 1 रैंक 1 पेंशन, जो जुलाई 2019 में रिवीजन हुई थी। श्रीमान जी, अभी तक वो रिवीजन नीचे चली गई है वो फाइल, तो उसको रिवीजन को आप एक बार लेके आए और रिवीजन किया जाए। दूसरी बात, 1 रैंक 1 पेंशन जब लागू हुई तो एक कमेटी बनाई थी जस्टिस रेड्डी, जो एनोमली को दूर करने के लिए, वो कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाए और उसको लागू किया जाए। सहायक प्रथा जो सबसे मेन है, क्योंकि सहायक प्रथा से हमारे सेना का मनोबल टूट रहा है, जवानों का मनोबल टूट रहा है और वो आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। और आप ही ये डाटा लोकसभा और राज्यसभा में रखते हैं, प्रति साल की हमारे भारतीय सेना में 250 के करीब जवान आत्महत्या कर जाते हैं। तो श्रीमान जी, इस पे आप गौर करें। और दूसरी बात भाई, बहुत सारे भाई ये बोल रहे हैं कि हम इसको सहायक प्रथा को सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट में इसका बिल्कुल हल नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इसको साफ नहीं कर सकता इस बात को कि सेना में जो सहायक प्रथा है वो जवानों से जूते पॉलिश, कुत्ते घुमाना, कपड़े धोवाना, बच्चों की पोटी उठवाना, मतलब बहुत दोयम दर्जे के कार्य है। तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी भी तरीके से रख ही नहीं सकते, क्योंकि कोई ऑन ड्यूटी वाला जवान आके कोई गवाही देगा नहीं। तो इसमें एक ही चीज है कि श्रीमान रक्षा मंत्री जी,
आप जो मिलिट्री लॉ है उनके अंदर संशोधन किया जाए और उनके ऊपर संशोधन करके और ऐसी सजा का प्रावधान किया जाए मिलिट्री लॉ में कि कोई भी जवानों से 2 दर्जे का कार्य करवाता है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी या जेल में ठोका जाएगा। तो इस तरह के कानून बनाए जाए और सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई हल नहीं है, क्योंकि सेना हर महीने या 2 महीने में सर्कुलर निकालती रहती है कि कोई भी जवानों से 2 दर्जे का कार्य ना करवाया जाए। और क्योंकि वही राजा है और वही राजा ये शोषण कर रहा है, वही राजा भाई जवानों को अपने घरों में गुलाम बना के रख रहा है, तो वही लेटर निकाल रहा है। आप इसको भली बात ही समझ सकते हो। दूसरा था भाई जो सबसे बड़ी बात है अलाउंस। श्रीमान जी, सेना में ऑफिसर और जवान का वेतन जो बेसिक वेतन में है गैप वो होना चाहिए, क्योंकि वो अधिकारी हैं और अधिकारी के नाते उनका बेसिक वेतन में जो उनका वेतन ज्यादा बढ़ता है वो बढ़ना भी चाहिए। उसको हम जायज मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं। पर श्रीमान जी जो अलाउंस है, चाहे वो फील्ड के अलाउंस हो, चाहे ग्लेशियर के अलाउंस हो, चाहे भाई हाई एल्टीट्यूड के अलाउंस हो, वो एक रिस्क बढ़ता है, क्योंकि वहां पर जो सैनिक है वो खुद मौजूद होके उन प्राकृतिक जो विपत्तियां आती हैं उनका मुकाबला करता है, दूसरा आतंकवादियों का मुकाबला करता है और देश की सेवा करता है। तो अलाउंस में फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी को सर्दी और गर्मी एक समान लगती है। ये नहीं कि जवान को कम लगती है, ऑफिसर को ज्यादा लगती है। तो अलाउंस जो है वो अलाउंस व्यक्तिगत रिस्क के हैं कोई भी, और इससे जवानों का मनोबल टूट रहा है, सेना का मनोबल टूट रहा है। और सेना के मनोबल को अप करने के लिए अलाउंस की एक निर्धारित राशि लागू होनी चाहिए, न कि किसी को लाखों रुपया दे रहे हो तो किसी को 2000 रुपया ही दे रहे हो, ये नहीं है भाई। इसके अलावा हमने जो बातें रखी माननीय रक्षा मंत्री के सामने, बड़ी ही जोरदार ढंग से विरोध दर्ज करवाया है। और ऐसे नहीं है कि चुपचाप मीटिंग करके आ गए ना, जो हमारे बुजुर्ग गए हुए थे वो भी सारों ने अपनी जो बातें थी वो बड़ी बेखूबी वहाँ की, क्योंकि जो हमारा छोटा सा प्रतिदिन मंडल था उसका नेतृत्व कर रहे थे JWO नलिन तलवार जी, और साथ में थे हौलदार बुलंद, हौलदार धर्मपाल, सूबेदार बलबीर और कैप्टन राजेंद्र स्वाग, और भाई मैं कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। ये जो अपडेट है ये अभी की अपडेट है। और दूसरा मैं बता दूं, रक्षा मंत्री जी ने इनके बारे में फिर हमारे को क्या आश्वासन दिया। तो रक्षा मंत्री ने हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपको 1 महीने के बाद में वापस बुलाएंगे पर्सनली तौर पे में, और मैं जो आपने जो मांग पत्र दिए हैं, जो कागजात दिए हैं, मैं इनको माननीय CDS विपिन रावत जी के पास में भेज रहा हूं और पूरी रिपोर्ट उनसे मैं ले रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि जब ये सारी चीजें हमने, ऐसा नहीं है कि ये पहली मुलाकात हुई है, पहले भी रक्षा मंत्रियों से मिले हैं और 7वीं मीटिंग थी ये, तो हर एक रक्षा मंत्री ने यही कहा कि ये कैसे हो सकता है। मतलब वो स्वीकार भी करते हैं, उसके बाद में पता नहीं उनको कहां से दबाव पड़ता है, क्योंकि जो जवानों का जो संख्या बल है उनको मालूम है कि जो जवान हैं वो संख्या बल के हिसाब से सबसे ज्यादा है, पर उनका नेतृत्व जो करते हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर करते हैं। तो वो उन ऑफिसरों को देखते हुए उनकी पे पेंशन और सारी सुख सुविधाएं बढ़ा देते हैं। तो वही धारणा हमने माननीय रक्षा मंत्री के सामने रखी कि माननीय रक्षा मंत्री जी, आज जवान इतने काबिलियत और इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि वो नेतृत्व करना जानते हैं और अपनी मांगों को भी उठाना जानते हैं। दूसरी बात भाई, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो एक बिना मेरे हिसाब से तो ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री भी किसान आंदोलन में चल रहे हैं, वो भी मीटिंग पे किसानों पे कर रहे हैं, तो इसके लिए समय है। पर आप ये निश्चित रहे कि हम हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे आप लोगों की आवाज को उठा रहे हैं। इसके अलावा जो सीट 70 था लोकसभा का, राज्यसभा का, उसमें हमने कई माननीय सांसदों को मांग पत्र दिया था कि आप संसद में अब की बार जवानों की बातों को उठाएं और बड़े जोरदार ढंग से उठाएं, जिससे पूरे संसद के अंदर जो बहरे बैठे हैं वहां पे उनको भी कानों में ये बातें जाएं कि जवानों के साथ में किस तरह का 2 दर्जे का व्यवहार हो रहा है। उसके लिए हमने कई सांसदों को अपने पिछले में देखा होगा भाई। मैं यही बात आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं कि ये वीडियो शेयर करने का, क्योंकि वीडियो शेयर करना इसलिए है क्योंकि ये वीडियो अगर
दिल्ली से पंजाब में जाए, पंजाब से केरला में जाए, केरला से तमिलनाडु में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सभी स्टेटों में, उड़ीसा में, तो वहां के जो पूर्व सैनिक हैं, जो सोसाइटी बना के बैठे हुए हैं, वो जवानों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी भी एक जागरूकता उत्पन्न हो, क्योंकि अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो आज अगर हम माननीय रक्षा मंत्री के सामने आप लोगों की मांगों को लेके गए हैं और उनको दिए हैं कागजात, तो वो भी एक उनके अंदर जागरूकता आए और उनका हौसला अफजाई हो, और वो भी सोचे कि भाई जब वो भाई मान लो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जब माननीय रक्षा मंत्री के सामने जवानों की मांगों को रख सकते, तो हम क्यों नहीं रख सकते। तो उन्हें कोई आत्मा को जगाना है, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं है। अगर वो भी आए, गुजरात के आए, तमिलनाडु के आए, पंजाब के आए, उत्तर प्रदेश के आए, भाई कहीं ना कहीं से आए, और वो सब बातों को वहां पे रखे, वो तो रक्षा मंत्री भी देखे कि वास्तव में जवानों के साथ में 2 दर्जे का व्यवहार हो रहा है। और क्योंकि हम जो बात रख के आए, हमारे बाद में अगली कोई पिछली कोई सीढ़ी दिखाई नहीं दे रही जो पिछले हमारे को धक्का आगे कर दे, तो यहाँ धक्का जरूरी है और इस वीडियो को इसलिए शेयर करना है। दूसरी बात भाई, जो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि जो हम जवानों की मांगों को लेके चल रहे हैं, उनके ऊपर आप लोगों को मालूम है कि कमेटी का बहुत सारा खर्चा भी होता है, क्योंकि भाई हम यहाँ से 2 गाड़ियां लेके जाते हैं तो कम से कम 10,000 रुपये तो उसका किराया भी लग जाता है। उसके बाद में बुजुर्ग जाते हैं, उनको चाय पानी भी पिलाना होता है, रोटी भी खिलाना होता है, क्योंकि 70-80 साल के है। तो जवान भाइयों, हमारा अगर हम बिल्कुल सही कदमों पे चल रहे हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं, जवानों की मांगों को सही तरीके से उठा रहे हैं, तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपसे बन पड़ता हो, ये सोसाइटी के अकाउंट में आप इसमें कुछ भी दान करें। ये अकाउंट सोसाइटी का, मेरा पर्सनल नहीं है और मैं इसमें कोई सिग्नेचर भी नहीं हूं, तो ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, सोसाइटी का। दूसरी बात, अगर कोई भाई ये सोचता है कि हम सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, या वो भाई ये सोचता है कि मेरी बात को मान के हम आगे चले, तो भाई वो उसको 1 भी रुपया इसमें डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी की बातों को हम अपने पास में रख सकते हैं, पर हम सबको बिठा के, और जब एक ज्वाइंट ये मांग पत्र निकलता है कि अब की बार किन मांगों पे हमने ज्यादा फोकस डालना है, ये नहीं है कि हर आदमी अलग अलग भाषा बोलेगा, बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि हम पहले ही ये कर लेते कि यही बातें बोली जाएंगी, यही है, क्योंकि वो खिचड़ी हो जाएगी, मच्छी बाजार हो जाएगा। तो हमने जो 3 पॉइंटों पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस था और इनको लगातार हम उठा रहे। जवान भाइयों, अगर आप लोगों को हम अपने सही लड़ाई दिख रही है कि हम जवानों की सही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम से जो बैंक अकाउंट है, उसमें जो भी आपसे बंद पड़ता हो, आप उसमें दान करिए। आपका बड़ा बड़ा सहयोग होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना।